Hello students, and I am Anamika Singh. Welcome back to my YouTube channel. So students, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी. Okay. So students, today now we are going to start in this video supplementary reader 7th standard book. What is the name of the book is? Tell me. An Alien Hands. Okay. So the name of the book is An Alien Hand. So what we are doing right now? So we are doing supplementary reader 7th standard book An Alien Hand. Okay. So students, today our chapter is Bringing Up Curry. So what is the chapter? Bringing Up Curry. So who's Curry? कोई बताएगा? Who's Curry? So Curry is a small baby elephant. हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें स्टडी किया था द टाइनी टीचर. सो टीचर कौन होती है? क्या छोटी सी टीचर हो सकती है? सो हमारी टीचर कौन थी? आंट थी. सो टुडे वी आर स्टडीइंग. सो व्हाट? ब्रिंगिंग अप करी. सो हु इज करी? सो करी इज अ बेबी एलिफेंट, छोटा सा स्मॉल सा एलिफेंट. ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज स्टडी करेंगे. सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंड जो हमारा ब्रिंगिंग अप करी चैप्टर है, तो उसको लिखा किसने है? उसके राइटर कौन है? हु रोट दिस चैप्टर? सो धन गोपाल मुखर्जी. तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? धन गोपाल मुखर्जी ने लिखा है. एंड फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी, ये आपका केवीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. और जो ये मोस्टली क्लासेस हो रही है केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. एंड बाय द वे ये 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी. ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? तो धन गोपाल मुखर्जी हैं. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो धन गोपाल मुखर्जी. सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं करी के बारे में. करी जो कि एक स्मॉल सा बेबी एलिफेंट है और जो कि कितने मंथ्स का है? 5 मंथ्स का है. ओके, सो होता क्या है, जो हमारा करी है, जो 5 मंथ्स का ओल्ड बेबी एलिफेंट है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि हैव यू सीन अ बिग ह्यूज एलिफेंट? नॉर्मल सी बात है, हम सभी लोगों ने देखा होगा ना एक बड़ा सा माइटी सा एलिफेंट, और उसको देख करके क्या फीलिंग आती है? हाँ, उसको देख करके इतना माइटी सा एलिफेंट और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ होता है ना, और उसको देख के फीलिंग आती है आई स्टिल स्टॉप एंड लुक्स दैट. उसको देखते ही रहो. ओके, सो वो तो ह्यूज एंड माइटी एलिफेंट होता है ना, काफी बड़ा होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो करी है वो छोटा सा बेबी है. ओके, एंड जो हमारे यहाँ जिस धन गोपाल मुखर्जी हैं, जो कि इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे जो करी होता है वो 5 मंथ का होता है. लेकिन जो करी के फ्रेंड्स होते हैं, जो नरेटर होते हैं, जिन्होंने इस स्टोरी को नरेट किया है, वो 9 इयर्स के होते हैं, जो कि काफी क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं करी के. ठीक है, सो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं. सो लेट्स लर्न द हीरो ऑफ द स्टोरी, करी. ओके, सो बिफोर यू रीड करी, a 5-month-old baby elephant lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper. Right? तो जो हमारा करी है 5 मंथ का होता है, बेबी एलिफेंट है, जो रहता है किसके साथ रहता है? किसके साथ रहता है? तो with his 9-year-old friend. तो उसका जो फ्रेंड होता है उसके साथ रहता है, जो कि करी को अपने साथ लेकर आया हुआ था. और जब वो करी उसके साथ आया था तब वो 5 मंथ का था. और जो लेखक थे, जिन्होंने इस स्टोरी को नरेट किया है, वो 9 इयर्स के थे. ओके, एंड कीपर, और उसकी देखभाल करता है. करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kg ऑफ डिलीशियस ट्रीट्स अ डे. अब जो करी होता है ना, जो वैसे तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो काफी कुछ खाते हैं, तभी तो इतने माइटी होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो हमारा करी है वो ज्यादा तो नहीं खाता, बट जस्ट अबाउट 16 kg. लेकिन वो 16 kg डिलीशियस ट्रीट खाता है. डिलीशियस मतलब जो स्वादिष्ट टहनियां होती है ना, जो ब्रांचेस से, जो स्वीट जो ब्रांचेस से कह सकते हैं, जो पतली पतली ब्रांचेस होती है ना, उसकी जो टहनियां होती है, तो जो हमारा करी है वो क्या खाता है? डिलीशियस ट्रीट. एक दिन में 16 kg वो खा लेता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16
kg, right? So playful and sensitive Curry saves a boy from drowning. So जो हमारा करी होता है वो काफी मस्तीखोर होता है, सेंसिटिव होता है, प्लेफुल होता है. ओके, करी सेव्स अ बॉय. करी ने एक बच्चे को बचाया था, एक लड़के को बचाया था फ्रॉम ड्राउनिंग. और कैसे बचाया था? ड्राउनिंग यानी डूबने से बचाया था. जैसे कि जो रिवर होती है, नदी में क्या होता है कि ड्राउनिंग मतलब क्या होता है कि सफोकेशन से जिसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, जब हम डूब जाते हैं, जिसको स्विमिंग नहीं आती, तो सफोकेशन से डेथ हो जाती है. तो वो जो बॉय था उसको करी ने बचाया था. है ना मजेदार स्टोरी? सो हम लोग इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी इंजॉय करिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा. ओके, सो हमारी समरी देखते हैं. करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी. तो जो इसमें नरेटर है वो बता रहे हैं करी तब 5 महीने का था जब ही वॉज गिवन टू मी, जब वो मेरे साथ आया था, ये मुझे दिया गया था. टू मी टेक केयर ऑफ, और किसने दिया गया था? देखभाल करने के लिए. I was 9 years old, और तब मैं कितने साल का था? 9 years का था. And I could reach his back if I stood on tiptoe. So वो क्या बता रहे थे? I could reach, मैं 9 years का था. I could reach his back, और मैं पहुंच पाता था उसकी बैग तक, क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो काफी ह्यूज होता है, तो मैं सिर्फ उसकी बैग तक पहुंच पाता था. If I stood on tiptoe, जब मैं कैसे खड़ा होता था? टिप टो पे खड़ा होता है. टिप मतलब जो टिप होते हैं ना, और जो टो मतलब जो जब तलवे पे हम लोग खड़े होते हैं. ठीक है, जब तलवे पे खड़े होते हैं ना, तो थोड़ी सी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है. तो वही बता रहे हैं जो नरेटर है कि जब मैं टिप्टो पे खड़ा होता था तब मैं जो करी है उसके बैग तक पहुंच पाता था. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टोरी समझ में आ रही है ना सभी को? ओके, ही सीम्ड टू रिमेन हाई फॉर नियरली 2 years, और इसको देखते देखते 2 years गुजर गए. ओके, and we grew together, हम लोग साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. तो शायद ही मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मतलब बड़ा कौन था, क्योंकि 2 साल हम लोग साथ साथ भी रहे और दोनों लोग साथ साथ बड़े हुए, तो कभी ऐसा कुछ लगा भी नहीं. I never found out just how tall he was, कि कौन कैसे मतलब कौन ज्यादा लंबा है. ओके, करी lived in a pavilion. वैसे करी रहता कहाँ था? पवेलियन में रहता था. So what is स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आगे पॉइंट्स पे. तो क्या है? करी लिव्ड इन अ पवेलियन. सो करी कहाँ रहता था? पवेलियन में रहता था. पवेलियन में. सो व्हाट इज पवेलियन? क्या होता है पवेलियन? तो जो पवेलियन होता है ये एक ओपन प्लेस होता है. ठीक है, लाइट जिससे कि जो सनलाइट होती है वो आसानी से वहां तक पहुंच सके. ओपन प्लेस होता है शेल्टर के लिए. ओके, और इसमें क्या होता है? 4 पिलर्स लगे हुए होते हैं. इस टाइप से बना दिए जाते हैं 4 पिलर्स, और यहाँ पे जो इसकी रूफ होती है वो थैच्ड होती है. ठीक है, तो रूफ कैसी होती है? थैच्ड रूफ होती है. तो उसको पेविलियन कहते हैं, जिसको बाड़ा भी कह सकते हैं. इट वॉज अंडर अ थैच्ड रूफ. ओके, तो उसकी जो रूफ थी वो कैसी थी? थैच्ड थी. अब ये रूफ कैसी मतलब कैसे बनी होती है? तो इसमें क्या क्या होता है? जो स्ट्रॉ लगे होते हैं, लीव्स होती हैं, तो उसी के द्वारा जो हमारी रूफ है वो बनाई जाती है. Which rested on thick tree stumps. अब क्या है? जो कहते हैं thick tree stumps. thick मतलब जो मोटे मोटे ट्री स्टम्प्स होते हैं, तो वो भी मतलब जो उसके पिलर्स थे, जो ट्री स्टम्प थे, जो पिलर्स थे वो भी थिक ट्री स्टम्प से बनाए गए थे, मोटे मोटे. ओके, करी bumped against the poles as he moved about the enclosure, yet the poles didn't give way. जो करी था, बम्प मतलब होता है बाड़ा, यानी जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे पेविलियन में वो रहता था, अगेंस्ट द पोल्स, यानी कि वो पोल्स जो पोल्स थे वो भिड़ ना जाए, इसीलिए उसको क्या किया जाता था? ट्री स्टम्प से बांध के रखा जाता था, जिससे कि ऊपर की जो सारी चीजें हैं वो उसके ऊपर ना गिर जाएं, इसीलिए उसको बांध के रखा जाता था. अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट द इनक्लोजर, जहाँ वो चारों तरफ वो रहता था. yet the poles didn't give way. ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. इट वॉज सो बिकॉज, ये इसलिए था, दीज पोल्स वर मेड ऑफ थिक ट्री स्टम्प्स, की जो उसके पोल्स बने थे, यानी जो पेविलियन था उसके पोल्स कैसे बने हुए थे? थिक ट्री स्टम्प्स, यानी मोटे मोटे जो ट्री की स्टम्प्स होते हैं उसके वो पोल्स बनाए गए थे. करी इंजॉयड द मॉर्निंग बाथ. अब जो हमारे करी साहब थे वो मॉर्निंग वॉक को अच्छे से एंजॉय करते थे. एंड बाथ इन द रिवर मच, यानी रिवर में वो काफी देर तक नहाते रहते थे.
एंड ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो पानी में काफी लंबे टाइम तक पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, आराम से वो नहाते थे। कौन? जो हमारे करी मास्टर थे। ऑन कमिंग आउट ही वुड सिकल विद प्लेजर। और जब वो वहां से यानी जो रिवर थी, पानी से जब वो बाहर आते थे तो खूब आनंद से रहते थे। एंड लुक लाइक इबोनी। अब भाई जो हमारे करी मास्टर हैं, जब उन्होंने नहाया खूब रगड़ रगड़ के, और जो नरेटर थे, जो उनके फ्रेंड थे, वो काफी उनको रगड़ रगड़ के नहलाते थे काफी देर तक, जिससे जो हमारे करी मास्टर हैं जब वो बाहर निकल के आते थे तो एकदम लुक लाइक इबोनी की तरह लगते थे। सो इबोनी क्या होता है, एक इसको जो पर्सोनिफाइड किया गया है कि जो इबोनी की तरह लगते थे, यानी पर्सोनिफाइड नहीं, सिमिली कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी पर्सोनिफाइड नहीं है, सिमिली है। तो इबोनी की तरह यानी कि काफी चमकदार, यानी जो इबोनी होता है काफी चमकदार होता है, तो उसी की तरह जो हमारे करी मास्टर थे वो लगते थे। ओके, द अथर वुड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। अब जो क्या था, इस पॉइंट में बताया गया था, जो हमारे करी के फ्रेंड्स थे, जो अथर थे, वो करी को अपने साथ जंगल के किनारे लेकर जाते थे। He would himself go into the forest to get some pigs। अब जो करी थे उनको तो जंगल के किनारे पर छोड़ देते थे। ओके, जो करी के फ्रेंड थे, जो नरेटर थे, वो करी को जंगल के किनारे पे छोड़ देते थे। He would himself, और वो खुद जाते थे फॉरेस्ट में टू गेट सम ट्विग्स, मतलब अच्छी अच्छी टहनियां लाने के लिए, यानी करी के खाने के लिए डिलीशियस ट्विग्स लाने के लिए वो खुद जाते थे लेने के लिए। Doing all the naturally took a long time। अब स्वाभाविक रूप से इतना सारा करने में तो टाइम तो काफी ज्यादा लग जाता था। करी एंड द अथर वर गुड फ्रेंड्स। जो करी मास्टर थे और जो हमारे अथर थे वो काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, काफी अच्छे दोस्त थे। बट करी वंस पुश्ड हिम इनटू द स्ट्रीम। लेकिन करी ने क्या किया था, एक बार उनको स्ट्रीम में धक्का दे दिया था, पुश कर दिया था। एंड इट वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। और क्योंकि उनको क्या था, एक जो लड़का था उसकी लाइफ बचानी थी, और जो हमारे करी मास्टर थे उन्होंने एक बॉय की ड्राउनिंग से एक लड़के की जान बचाई थी। तो इसलिए ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है और काफी अच्छे हैं जो हमारे करी मास्टर हैं। तो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अभी क्या होता है, जो करी मास्टर हैं वो क्या होते हैं, जो अथर होते हैं उनको पुश कर देते हैं रिवर में। ठीक है, क्यों पुश करते हैं, बिकॉज करी सा बॉय लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ अ रिवर। यानी जो करी ने देखा एक लड़के को लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ अ रिवर, यानी कि जो रिवर थी, नदी थी, उसमें लेटा हुआ। वो जो लड़का था उसके जो तट था, बिल्कुल कह सकते हैं रिवर के अंदर तट पर वो लेटा हुआ था। ओके, ही डाइव मतलब होता है गोता लगाना। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइव? तो डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, गोताखोर जो होता है। ओके, तो he dived and pulled the body of the drowning boy to the surface। अब जो हमारे करी मास्टर थे, जो करी साहब थे, इन्होंने गोता लगाया एंड पुल्ड द बॉडी, और उस लड़के की जो बॉडी थी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, जो कि डूब रही थी, जो डूबता हुआ लड़का था, टू द सरफेस, और उनको सरफेस यानी किनारे तक ले आए। ठीक है, यानी जो करी मास्टर थे उन्होंने क्या किया, उस लड़के को जो कि डूब रहा था उसको डूबने से बचाया। ओके, However, the other was not a swimmer। अब जो बेचारे अथर थे, जिसको पुश कर दिया था, किसने पुश किया था, करी ने पुश किया था। तो हालांकि जो अथर थे वो स्विमर तो नहीं थे, बिकॉज उनको स्विमिंग नहीं आती थी। सो बच्चों, आप लोगों में से बताइए किसको स्विमिंग आती है और किसको नहीं आती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा, राइट। और ये भी रिप्लाई करिएगा अगर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम आपको बाद में बता सकें। ओके, So however the other was not a swimmer, so he could not come ashore। ashore का मतलब क्या होता है, किनारे तक, यानी इसलिए वो किनारे तक नहीं आ सका। वो स्विमर नहीं था। अब जो स्विमर नहीं है, जो स्विमिंग नहीं कर पाता है, तो वो मतलब कैसे किनारे तक आएगा, क्या करेगा। The current began to drag him down। और जो करंट था, जो उसकी धारा थी, वो उसको अंदर की ओर खींच रही थी। किसको खींच रही थी, राइटर को खींच रही थी। करी साइड, करी ने जब देखा, अरे ये तो मेरा दोस्त है, बेचारा अंदर जा रहा है। He came fast। अब वो एकदम इतनी स्पीड से आया। ओके, किसकी तरह आया, एकदम सुपरमैन की तरह आया, एकदम स्पीड से। Into the water, पानी में आया। The other caught his strength। अब जो अथर थे
उन्होंने क्या किया, जो करी था, करी की ट्रंक यानी सूंड को पकड़ा। ही पुल्ड बोथ द अदर एंड द बॉय एश्योर्ड। अब जो करी थे उन्होंने क्या किया, दोनों की जान बचाई। पुल्ड बोथ मतलब दोनों को बाहर निकाला, जो कि हमारे अदर मास्टर थे एंड द एश्योर्ड एंड बॉय, और बॉय को निकाला कहाँ, एश्योर्ड किनारे तक बेचारे वो लाइक। कॉल लाइक करी मास्टर लाइक। करी वॉज लाइक अ बेबी। करी जो था एक बेबी की तरह था। जैसे लाइक अ बेबी ही हैड टू बी टोल्ड व्हेन ही वाज नॉटी। जैसे कि जो छोटा बेबी होता है, जब वो कोई भी शैतानी करता है, जो मतलब कुछ भी करता है, अगर हम उसको स्कॉट कर दें, रिब्यूक कर दे, डांट दे, तो वो दोबारा से नहीं करता। तो वैसे ही हमारे करी थे, बिकॉज करी भी थे, स्मॉल से थे, काफी क्यूट थे। सो करी ने क्या किया, ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बनाना। अब हुआ क्या था, एक इंसिडेंट था कि करी जो थे वो अपने पवेलियन में थे और वहां पे किसी ने इनको टेस्ट करा दिया बनाना का। अब इनको इनके अंदर बनाना का टेस्ट डेवलप हो गया। अब इनको बनाना काफी पसंद आने लगे। सो हुआ क्या, ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बनानास, ही बिगेन टू स्टील देम। अब इनको तो कोई बनाना देता नहीं था, तो इन्होंने चुराना शुरू कर दिया, स्टीलिंग करना शुरू कर दिया। लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स वर केप्ट ऑन अ टेबल इन द डाइनिंग रूम। अब क्या था, डाइनिंग रूम में जो टेबल रखी हुई थी, जो लार्ज प्लेट्स थी वो फ्रूट से भरी हुई थी, बनाना से। जो हमारे करी मास्टर थे वो चुपके से गए और वहां पे जो पूरी की पूरी प्लेट थी ना, उसको ले आए, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। तो जो हमारे नरेटर है, इनके जो पेरेंट्स थे, तो उनको जब देखा, अरे यहाँ की पूरी प्लेट गायब हो गई, सारे के सारे बनानास कहाँ चले गए, किसको क्या पता। तो उन्होंने शक किया अपने सर्वेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने सर्वेंट पे शक किया, तो सर्वेंट भी गुस्सा हो गए, अरे मैंने तो लिए ही नहीं, तो मेरे पे शक क्यों करना। तो जो हमारे नरेटर थे, जब उनसे भी बात नहीं बनी सर्वेंट से, तो नरेटर पे बात आई कि नहीं भैया, तुमने बनाना सारे के सारे खाए हैं। तो नरेटर ने कहा, अरे इतने सारे बनानास मैं अकेले ही थोड़ी ना खाऊंगा। तो ये सब एक दिन तो हो गया। जो हमारे करी मास्टर थे, इन्होंने अच्छा खासा बनानास को स्टीलिंग किया। अभी नेक्स्ट क्या होता है, डाइनिंग रूम में टेबल रखी हुई होती है फ्रूट से भरी हुई। करी वुड पुट हिज ट्रंक। अब करी ने सारे के सारे बनानास अपनी ट्रंक के द्वारा लिए, ठीक है, थ्रू द विंडो टू द बनानास। अब जो गेट था, गेट से तो करी मास्टर जा नहीं सकते थे, तो वहां पे जो विंडो थी, विंडो यानी अपनी सूंड से विंडो के थ्रू सारे के सारे बनानास वो ले आते थे। कितना इंटेलिजेंट वाला काम है ना, कितने इंटेलिजेंट थे हमारे करी मास्टर। इन वन अटेम्प्ट ही वुड टेक देम ऑल। और एक बार में सारे के सारे बनानास ले लेते थे। ही वुड देन क्वाइटली गो टू हिज पवेलियन। अब बेचारे सारे के सारे बनानास तो ले लिए, अब ये चुपके से जाते थे अपने पवेलियन में और बैठ के उनको खाते थे, बिकॉज कोई डिस्टर्ब करने वाला तो था ही नहीं। There he ate the bananas at peace without being seen। बिना देखे हुए, क्योंकि कोई भी इनको देख तो सकता नहीं था, आराम से जाते थे मस्ती में और बढ़िया बैठ के पवेलियन में सारे के सारे बनानास उड़ाते थे। फिर क्या होता है, एट लास्ट द अथर कॉट हिम स्टीलिंग। अब लास्ट में क्या होता है, जो हमारे अथर होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो इनको चोरी करते हुए पकड़ लेते। पकड़ते क्या है, जब ये पवेलियन में बनानास खा रहे होते हैं। ओके, व्हेन ही इज कॉल्डेड। और जब जो राइटर है, जब इनको डांटते हैं करी को कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, ही अंडरस्टूड, तो वो समझ जाते हैं एक बेबी की तरह एंड डिड नॉट स्टील अगेन। और वो दोबारा से कभी भी चोरी नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे थे हमारे करी मास्टर। और अभी इनके बारे में और भी कुछ बताना है, तो बने रहिए टिल एंड तक आप हमारे साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं अपने करी के बारे में और जानते हैं इनके बारे में। सो करी जो थे वो एक क्विक लर्नर थे। क्विक लर्नर मीन्स बहुत जल्दी सारी चीजें सीख जाते थे। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, यानी 3 लेसन सीखने के बाद तब इन्होंने माली सीखा। बट इट टुक हिम 3 वीक्स लर्न धात, और 3 हफ्ते इनको धात सीखने में लग गए। ओके, तो जो माली होता है, माली कमांड होता है, ऐसा कमांड टू वॉक, यानी कि जब हम चलने के लिए बोलते हैं तो उसके लिए माली वर्ड का यूज करते हैं एलिफेंट्स के लिए, राइट। और जो धात होता है, ये कमांड होता है सिट, यानी बैठने का, ठीक है, ऑलराइट। अभी क्या है, दैट टीचिंग ऑफ मास्टर कॉल।
अब क्या होता है, जो हमारे कई मास्टर हैं ये मास्टर कॉल सीखते हैं। मास्टर कॉल का मतलब क्या होता है, आप तरह तरह की आवाजें निकालना। ओके, टू एन एलिफेंट इज अ डिफिकल्ट थिंग, ये बहुत डिफिकल्ट थिंग होती है। एन एलिफेंट जनरली टेक्स 5 years, और हर एक एलिफेंट को मास्टर कॉल सीखने में ऑलमोस्ट 5 years तो लग ही जाते हैं टू लर्न इट। देन द मास्टर मेक्स अप स्ट्रेंज, लेकिन इसको सीखने के बाद जो मास्टर होता है वो अजीबोगरीब हो जाता है, ठीक है। एंड हिसिंग हॉलिंग साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर, कौन कौन से साउंड्स होते हैं, हिसिंग है, हॉलिंग साउंड है। लेकिन क्या होता है, जो एलिफेंट निकालता तो है साउंड्स, ठीक है, ट्रेंड, लेकिन जो ट्रेंड एलिफेंट होता है जिसको इसके बारे में पता होता है, मास्टर कॉल के बारे में अंडरस्टूड इट, वो समझ जाता है कि हाँ ये कोई मास्टर कॉल ही है। एंड एट वंस पुल्स आउट द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्या करता है, तुरंत उसको खींच के लाता है सामने। अच्छा तुम ही हो ना जो आवाजें निकाल रहे थे। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, अब ये सब क्या होता है, इसको देख करके सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एलिफेंट होता है ना उससे भी सारे एनिमल्स डरते हैं, ऐसा होता है हमारा एलिफेंट। इवन द टाइगर इज फ्राइटेंड, हालांकि टाइगर भी जो होता है ना, कितना सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये, और ये भी डर जाता है, इज फ्राइटेंड। दस अ पाथ इज मेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और ये क्या होता है, एक रास्ता बनाता है मेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी ये जंगल से एक ऐसे ही रास्ता बनाता है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर ब्रिंगिंग अप करेज, जिसको लिखा था, किसने लिखा था, तो धन गोपाल मुखर्जी ने लिखा था। आई होप आप लोगों को चैप्टर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछिएगा, और सारे के सारे जो भी क्वेरीज होगी उनके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ओके।